अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज का समात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के वादों पर मबनी है। जब कंटेनर पर खड़े हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो बोला उनकी जानिब से ये गया कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे नौजवानों को नौकरियां देंगे और गरीब जो लोग हैं उनको घर देंगे। लेकिन वादे इतने किए गए लेकिन बाद में उन पर यू टर्न ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये जो बयान होते हैं, ये जो वादे होते हैं, ये होते ही यू टर्न लेने के लिए हैं। अब एक और वादा उनकी जानिब से किया गया सरकारी मुलाजमीन के साथ कि आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, 40% का इंक्रीमेंट लगाया जाएगा आप लोगों की तनख्वाहों में। लेकिन वो भी ऐलान तो कर दिया, काबीना की मीटिंग हुई, इंतहाई मैसिव तरीके से तमाम वजीर वहाँ पे मौजूद थे और ऐलान किया गया कि उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन समरी पर दस्तखत ना हो सके। सरकारी मुलाजमीन डी चौक में सरापा एहतजाज रहे, जो उनके दरमियान मुज़ाकरात थे वो भी नाकाम रहे, पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग भी की गई। इंतहाई अफसोसनाक अमर है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में सीनियर तज़कियाकार मौजूद होंगे। फयाज़ फराइद साहब, सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में वहीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, फॉर्मर MPA हैं। सबसे पहला सवाल फयाज़ फराइद साहब आपसे करना चाहूँगा, इमरान खान साहब के वादे तो कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। सरकारी मुलाजमीन का जो हाल है इस वक्त डी चौक में, क्या समझते हैं आप? उमर, सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं आप जानते हैं कि सरकार के बंदे होते हैं, सरकार के घर के बंदे होते हैं। आज जो मंजर इस्लामाबाद में देखा गया है, आज सुबह से जिस तरह सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद की सड़कों पर डी चौक पर जिस तरह ख़वार हो रहे हैं और जिस तरह पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह जो पुलिस उनसे सलूक कर रही है, आज ये बात भी साबित हो गई है कि इमरान खान पे, वज़ीर-ए-आज़म पे, जो उनके अपने बंदे थे, जो सरकार के बंदे थे, उन्होंने भी अदम एतमाद का दिया है। उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा और ये है भी हकीकत। देखिए, अगर आप इलेक्शन को देखें, जब इलेक्शन हुए थे तो इमरान खान ने जो नारा लगाया था, मजमूई तौर पर अगर देखें तो ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम जो हैं वो इमरान खान की फेवर थे, उन्होंने PTI को वोट दिए। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को देख लें, 2.5 साल हो चुके हैं, महंगाई को देख लें, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और सरकारी मुलाजमीन अब भी वहीं का वहीं है। उसकी किसी तनख्वाह में, किसी मरात में एक पैसे का भी इजाफा नहीं किया गया और उनसे सिर्फ वादे किए गए। और उन वादों के जब वो वादों करते करते एक ख़ास स्टेज आई कि जब वो एहतजाज की पोजीशन पर आ गए। और जैसा आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कल वादा भी किया कि कुछ चीज़ें इन रिटर्न आ गई हैं और 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, वो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। और आज वो जो गए, ये देखिए, ये शेख रशीद साहब और जो परवेज़ खटक साहब इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनसे गुफ्तगू शनीद की और कुछ मामला तय किए। तो फिर आज ये सूरत पेश नहीं होनी चाहिए थी। और ये आज जो तमाशा, मैं समझता हूँ एक तमाशा है शहर इक़्तिदार में, आज एक भरपूर तमाशा देखा है, पूरी दुनिया में देखा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं जी, पूरी दुनिया में देखा है कि ये सरकार के बंदे आज सरकार का गिरेबान पकड़ रहे हैं। इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये नून लीग नहीं है, ये कोई और सियासी पार्टी नहीं है, मौलाना फजल रहमान नहीं है। आज सरकार के बंदे सरकार का गिरेबान पकड़कर खड़े हो गए हैं और उसका तमाशा जो आज पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा है मीडिया पे कि किस तरह उन पर शेलिंग की जा रही है, किस तरह उनको मारा जा रहा है। तो खान साहब को सोचना चाहिए। और आप हैरान होंगे कि सुबह से प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का कोई नोटिस भी नहीं लिया कि इस्लामाबाद में क्या तूफ़ान मचा हुआ है। और वही एक उन्होंने एहसास प्रोग्राम में शिरकत की और वो चंद ख़वातीन बैठी हुई, वही मसनूई प्रोग्राम जो हमने देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। और ये प्रोग्राम जो उन्होंने आज किया है कि तुम ये नवाज शरीफ साहब ऐसे प्रोग्राम 1992 में भी करते रहे हैं, 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसे प्रोग्राम किए हैं, कोई नई बात नहीं है। उनको नज़र ही नहीं आया कि इस्लामाबाद में क्या तूफ़ान मचा हुआ है और किस तरह सरकारी मुलाजिम सड़कों पर आए हुए हैं, उन्होंने बादर ही नहीं किया इस बात पर। और शेख रशीद साहब को देखें, वो कह रहे हैं कि हम सूबों को पाबंद नहीं कर सकते, हम सिंध को कैसे पाबंद करें कि वो तनख्वाह बढ़ाए। हालांकि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सिंध हुकूमत ने 2 मरतबा दोनों बजट में 10% तनख्वाह बढ़ाई। 18वीं तरमीम का ये जो अलाप रखते हैं, ये हमें लड़वाएगा? नहीं, उनको इस बात का पता ही नहीं है कि सिंध हुकूमत ने तो 2 मरतबा तनख्वाह बढ़ाई है। तरमीम पे बोलते हैं ना कि सिंध से अब सूबे खुद मुख्तार है। तो उनको तो सिंध हुकूमत पे आई तनकीद करने के बजाय उनसे सीखना चाहिए था कि उन्होंने 2 मरतबा तनख्वाह बढ़ाई है, उन पर बजट पे असर नहीं पड़ा, उनके काम भी तो चल रहे हैं ना। जबकि जहाँ जहाँ PTI की हुकूमत थी और फेडरल में जहाँ PTI की हुकूमत है, मुलाजमीन की एक दिला भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। तो फिर किस बात का शेख साहब कह रहे हैं जिस सिंध हुकूमत को हम कैसे समझाएं? कर तो खुद गलत रहे हैं कि मुलाजमीन को जो इतना बड़ा महंगाई में एक जो आप जानते हैं कि जो मुलाजिम है ना, वो बेचारा जब घर से निकलता है
तो मजबूरियाँ लेकर निकलता है, घर से लेकर वो सोच ही ऐसे निकलता है कि आज मैंने बिल क्या जमा कराता है, रास्ते में वो ट्रैफिक के मसाइल से गुजरता है, फिर जब दफ्तर जाता है तो उसके ज़हन में घर की बातें होती हैं। यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह उसकी बेहतर नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और मेंबर सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। ज़हीर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ आप। ज़हीर साहब, फयाज साहब की बातें आपने सुनी है। एक कॉमन मसला है गरीब आदमी का कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सरकारी मुलाजमीन जो है वो भी सरापा एहतजाज हो गए, यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हुकूमत के अपने बंदे हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वादे चले, हम लोग तो हैं एक बहैसियत अवाम जो है, हमें ये कहा गया कि हमसे जो वादे किए गए उनसे यू टर्न ले लिया गया और वादे होते ही, बातें होते ही, बयान होते ही यू टर्न लेने के लिए, लेकिन अपने बंदों के साथ जो वादा किया था उसको तो पूरा किया जाता। सरापा एहतजाज बना हुआ है इस वक्त जो है वो सरकारी मुलाजमीन का तबका, और जो है वो डी चौक इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, अपने लोगों पर शेलिंग हो रही है। सर ये क्या हो रहा है? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइन पे लिया। बात यह है कि जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, ये बात जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उस पर जो मुतासरीन होते हैं उनको, जो किसी भी शोबा फिक्र से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम हो या चाहे वो किसी और प्रोफेशन में हो, उनको ये हकूक हासिल हैं आइन के मुताबिक। और जो भी जमहूरी हुकूमत होती है वो आइनी तौर पर अपने अफराद को वो इंडिपेंडेंट जो है वो करती है कि वो अपने एहतजाजात जो हैं उनको वो करे, सड़कों पर आए, अपनी रिकॉर्ड कराएं, अपने जो उनकी भी कंप्लेंट्स हैं। तो इस पर तो ये एक खुशाइन चीज है कि अगर किसी भी हवाले से कोई भी, अगर कोई सरकारी मुलाजमीन या कोई भी मतलब उनका एहतजाज करना, पुलिस का शेलिंग करना, आप कह रहे हैं खुशाइन बात है? कोई मार्शल लॉ नहीं है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और अगर लोग बाहर आते हैं उनकी कंप्लेंट्स सुननी चाहिए गवर्नमेंट को, और उनको बिल्कुल उस पर इफेक्टिवली मेजर्स लेने चाहिए। और प्लस ये है कि अगर वो सरकारी मुलाजमीन अगर अपनी तनख्वाहों के हवाले से बात कर रही हैं तो उस पर बजाय कि उनके दिल जो है वो उनको हर्ट करने के, उनकी बात अच्छे तरीके से, गौर से और सर सुना जाए ना, फिर सुने ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, सुने उनकी बात। वो तो इमरान खान साहब को अपनी आवाज सुनाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि खुशाइन बात है, वज़ीर और पुलिस जो है वो उस पर शेलिंग कर रही है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो ये खुशाइन बात सुनाना हुई? आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं समझ चुका हूँ आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तबके का बाहर आना वो एहतजाज करना उनका राइट है, ठीक है। और उस पर जो है उनके, अगर वो जायज उनका एहतजाज है तो उसको एड्रेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट जो होती है वो एक माँ का रोल अदा करती है, और उस हवाले से इनके जो, अगर उनके बिल्कुल जाहिर है सरकारी लोग हैं, अपनी तनख्वाहों के लिए वो बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनी चाहिए। ज़हीर साहब लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, मेरी बात कंप्लीट होने दें। जिम्मेदार किसी मिनिस्टर को उनके साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए और उनके मुतालबात को मानना चाहिए अगर वो चाहें। ठीक, लाइन पे रहिएगा। वहीद गुल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। वहीद गुल साहब, सुनिए आपने ज़हीर खोखर साहब की बात, आप भी मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे वो किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं खुशाइन बात होती है अगर कुछ लोग जो है वो बात करने के लिए निकलें और जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने निकलें, तो आप समझते हैं कि जिस तरह से उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, शेलिंग की जा रही है, तो खुशाइन बात तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि मलिक ज़हीर अब्बास साहब जो है वो एक पब्लिक में रहने वाली जो है वो फिक्र है, बिल्कुल ठीक। वो इसी लिहाज से उन्होंने गवर्नमेंट के होते हुए भी जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। बात ये है कि हम यही तो रोना रोते हैं, बदकिस्मती से इमरान खान की जो टीम है वो तो सारी इसके ऊपर मुहित है कि जितने लौंडे जो हैं वो बाहर से इन्होंने इम्पोर्ट कर लिए हुए हैं, जो इनको वहां पर स्पॉन्सर करते हैं, उनको लाकर इन्होंने मिनिस्ट्रियों में बिठा दिया, उनको लाकर इन्होंने MNA बना दिया, उनको लाकर वजीर और बशीर बना दिया। तो फिर रिजल्ट जो है वो यही निकलना था। मैं समझता हूं कि आज जो कुछ वहां पर कल रात से सरकारी मुलाजमीन के साथ हो रहा है वो नहायत शर्मनाक भी है और काबिले मजम्मत भी है। और मैं समझता हूं कि इस मौके पर आप अभी बात कर रहे थे फयाज साहब के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उनके साथ जो है वो वादा किया, तो मैं समझता हूं कि गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, सारी रात जो है वो सरकारी मुलाजमीन को ख्वार किया।
اس موقع پر تو یہی کہا جا سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بات کو چھوٹی نہ سمجھیں. یہ احتجاج جو ہے بیسکلی یہ ان کی گردنوں تک پہنچ گیا ہے, پرائم منسٹر کی گردن تک پہنچ گیا ہے, صدر پاکستان کی گردن تک پہنچ گیا ہے, وزیر داخلہ شیخ رشید کی گردن تک پہنچ گیا ہے. شبلی فراز کے دفتر سے جب وہ آج وہ نکلے ہیں تو ان کے اپنے ملازمین جو ہیں وہ ان کے کھڑے ہو گئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے اس دن سے, ڈرے اس دن سے, کیونکہ ان کے تو گھروں کے اندر بھی سرکاری ملازمین ہیں, ان کے پہرے دار بھی سرکاری ملازمین ہیں. تو خدا را اس مسئلے کو ہوش کے ناخن لیں. یہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, اور جو ہے وہ آپ کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور والی بات ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ہے اگر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں تو اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر آپ دیتے چلے جاتے ہیں. یہ مسئلہ ایف آئی آروں سے سلجھنے والا نہیں ہے. ہوش کے ناخن لیں, ہوش کے. جو ان کے لیڈر گرفتار ہوئے ہیں ان کو فی الحال فور جو ہے وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے, اور اگر رہا نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ کوئی ثانیہ جو ہے وہ اس وقت رونما ہو سکتا ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی سرکاری وفاقی ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب یہ بات جو ہے وہ وفاق کی چھوڑیں, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, تمام صوبوں کے اندر آواز اٹھ گئی ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک انالیسس رکھتا ہوں کہ کم سے کم ایک سرکاری ملازم ہو یا ایک عام انسان ہو, اس کے بجٹ کے اندر 5 سے لے کر 15,000 روپے تک کا فرق پڑ گیا ہے. وہ آپ کہیں گے کس طرح سے؟ دیکھیے جو گھی 170 روپے ملتا تھا وہ آج جو ہے وہ 300 روپے کلو مل رہا ہے. جو بجلی کا یونٹ جو ہے وہ ایک زمانے میں ہماری گورنمنٹ کے اندر 11 روپے کا تھا وہ آج 27-28 روپے کے اوپر جو ہے وہ فال کر رہا ہے. اسی طرح سے سوئی گیس ہو, اسی طرح سے بچوں کی فیسیں ہوں. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کارڈ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں, صحت کارڈ, اور دوسری طرف غریبوں کے اوپر انہوں نے بم گرا دیے ہیں. تمام اسپتال کو انہوں نے پرائیویٹائز کر کے, اور جو پرائیویٹائز نہیں بھی ہوئے سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹیکسوں کے اوپر فیسیں لگا دی. دوائیات جو ہیں وہ 1000 گنا جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. تو آپ ایک میری طرف آئے کہ 5,000 سے لے کر 15,000 روپے کا جب بجٹ کا فرق پڑ گیا ہے ایک عام آدمی کے اوپر, ایک سرکاری ملازم کے اوپر, ایک مزدور کے اوپر, ایک کسان کے اوپر, ایک یہ جو آپ لوگ ہیں, مجھے آپ چھوڑیں جو میڈیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی جو ہے وہ آج گزارنے کے اوپر مجبور. وحید گل صاحب کی بات آپ نے سنی ہے. ظہیر عباس کھوکھر صاحب کافی جو ہے وہ حقیقت پسندانہ بات کی ہے کہ 10 سے 15,000 روپے بجٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میری جو اپنی تنخواہ ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا, تو کیسے گزارا ہوگا سرکاری ملازمین کا اپنی تنخواہوں میں؟ میں یہ وحید گل صاحب جو ہیں یہ اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. لیکن جذبات میں آ جاتے ہیں عوامی نمائندے. میں یہ اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. جب یہ جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت مزدور کی جو دیہڑی تھی وہ 600 سے پھر اس کے بعد 800 ہوئی. آج مزدور کی دیہڑی 1400 روپیہ ہے پر ڈے, ٹھیک ہے. اور پلس جو ڈرائیور طبقہ ہے ان کی تنخواہ 12,000 سے 13,000 تھی, آج 25,000 سے کم کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ گراس روٹ لیول کی بات کریں گے تو فیکٹس ان کے سامنے رکھیں گے. اس وقت جو تنخواہیں تھیں وہ اپنے دور کو یہ دیکھیں نا کہ اس وقت 600 یا 800 کی دیہڑی تھی مزدور کی, آج وہ 1400 لے رہا ہے. اسی طرح جو لوئر طبقہ ہے ان کی تنخواہیں بھی ان میں اضافہ ہوا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہوں چاہے وہ پرائیویٹ میں ہوں. یہ چیزیں جو ہے نا ایگزیجریٹ کرنے سے یا تقریر کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ چیز جو ہے اس پر ملک میں اکانومی جو ہے اس کی بہتری آ رہی ہے. اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہاں پر اس وقت مزدور نہیں مل رہے, ان کو پروفیشنل لوگ ٹیکنوکریٹس نہیں مل رہے. یہ اس گورنمنٹ کی کامیابی ہے. اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو تمام اس میں پروفیشنل جو ہیں وہ اس میں کوآرڈینیٹڈ طریقے سے وہاں پہ اکانومی میں اضافہ ہوتا ہے. جب بھی کنسٹرکشن کی انڈسٹری اٹھتی ہے تو آپ یہ جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ یہ آپ سے ڈسکس نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں جو ہے کمی آئی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں, اس پر وحید گل صاحب جو ہے روشنی کی ڈالیں گے. یہ صرف وہ ڈس اپوائنٹڈ اور جو ہاری ہوئی قوم کے جو نمائندے ہیں یہ اس طرح سے بات کریں گے. قوم کو بھی یہ
करता दिल करते हैं और ख़ुद भी अंदर से भी ये डिसअपॉइंटेड हैं और उसी चीज़ को ये लेके फिर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। हालांकि इमरान खान साहब ने तो कैटेगोरिकली जो शुगर के हवाले से भी उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको आप बल्कि जो FDR के चेयरमैन है उनको उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों में उन्होंने उनकी छुट्टी की है वो आपके सामने है, तो वो तो किसी को माफ़ ही नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब चाहे वो किसी भी हवाले से जो ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी है उसके लिए इंतहाई मैयर्स ले रहे हैं। ज़हीर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, मैं बात करना चाह रहा था रेड जोन इस वक्त जो मैदान जंग बना हुआ है, बात किसी और तरफ चली गई। सर इस पे बात कर लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का अभी तक एक बयान नहीं आया और जो है वो अपने 2 वज़ीरों को भेजा और जो है वो एक तो वज़ीर उसमें वो थे जिनका आजकल खुद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से PTI से जो है वो खड़ा चल रहा है, परवेज़ खट्टर साहब। और अब ये कहाँ का जो है हज़ारा बरादरी का जो मामला आया था तब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काफ़ी देर से एक्शन लिया था। अब जो है सरकारी मुलाजिमीन निकले हुए हैं, एहसास प्रोग्राम की मीटिंग में भी गए, वहाँ भी कोई बात नहीं की है। क्या करना चाह रहे हैं, इतना लेट एक्शन क्यों लेते हैं जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है? नहीं उस पर देखें मेरी बात ये है कि जब भी इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब भी ब्लैक मेलिंग के जो अनासर सामने आएंगे उस पर वो उनकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आते। और प्लस जो है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो वो अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाएगा, चाहे वो जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखता है। अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा, रेड जोन में कोई आएगा और उसके जो प्रिवेलिंग जो लॉ है उसको जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जहाँ तक बात यह है कि ब्लैकमेल अगर कोई चंद अनासर अगर ब्लैकमेल करके और थ्रेट और उनके जो घुसपैठी है जहाँ पर ये खुद नून लीग वाले अपने लोग बिठा के जो वायलेशन करवाने की कोशिश करें, इन चीज़ों को हम समझते हैं। ज़हीर साहब एक सवाल लीजिए, जो पीसफुल लोग हैं उनके लिए इमरान खान साहब हर वक्त अवेलेबल हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनको उनके एजुकेशन को भी समझ रहे हैं, अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। छोटा सा सवाल ले लीजिए, अभी आपने मैंने जब आपसे बात करना स्टार्ट की ना, आपने मुझे बोला कि जमहूरी हुस्न है कि सरकारी मुलाजमीन जो है कोई तबका निकलता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, तो चले निकला है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, जमहूरियत का हुस्न समझ कर जो है वो इसको माने, एक बड़े दिल के साथ इसको माने। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद सामने है, पॉजिटिव जेस्चर दें, आके जो है मुज़ाकरात करें। और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि जो ब्लैकमेलिंग को नहीं मानते, एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छा जेस्चर है, दूसरी जानिब आप कहेंगे किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को नहीं माना जाएगा। तो मुतज़ाद बयान है। बात समझने की कोशिश करें। देखें जब भी कोई इस किस्म के अनासर बीच में आते हैं ना किसी भी इज्तिमा में या किसी भी प्रोटेस्ट में, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं हम उनके साथ हैं, ठीक है। जो अपने पब्लिक में अपने रिकॉर्ड को अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात एड्रेस भी होगी, सुनी भी जाएगी। और लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग अगर वो वायलेशन करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, या कुछ उनमें से कुछ लोग जो प्लांटेड लोग हैं वो अगर वो मुल्क का या दारुल हुकूमत का वो अगर कोई अपने अमान को ख़राब करते हैं तो दे विल बी डेल्ट स्ट्रिक्टली। ठीक है, फयाज साहब से मैं फयाज साहब से पूछना चाहूँगा, लाइन पे रहिएगा। फयाज साहब बताइएगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कुछ आइन बात है, एहतजाज करने निकलते हैं, दूसरी जानब कहते हैं ब्लैकमेलिंग को मानेंगे नहीं। वही मसला ये है कि इस तरह तनख्वाह का मामला नहीं है, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का मामला नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो इसकी मौजूदा हुकूमत का फेलियर है कि वो सरकारी इदारों में इस्लाहात नहीं कर सकी। आप इमरान खान को देखें, जब वो कंटेनर पर बैठते थे, जुलूस निकालते थे, तो इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि जो मौजूदा जो नवाज शरीफ की हुकूमत है या दूसरी हुकूमत है उन्होंने इदारों की इस्लाहात नहीं की, मुलाजमीन के मसाइल नहीं सुने, लोग इदारे तबाह हो गए हैं, वर्किंग को बेहतर नहीं बनाया, इदारों की कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाया। तो आज मजबूरी तौर पर देखें तो हुकूमत ने किस इदारे की इस्लाह की है कि इख्तियारात इनके पास है। 2.5 साल हो चुके हैं, कोई बंदा इमरान खान को ये मना कर रहा है कि वो इन इदारों की इस्लाह ना करे, इन जो मुलाजमीन हैं इनके जो केस स्ट्रक्चर है उनको बेहतर न बनाए, और जो दूसरे जो इदारे नुकसान में जा रहे हैं उनको सही मानों मुनाफा बख्श है। किसने मना किया इमरान खान को? देखें मजबूरी तौर पर ये तनख्वाह का मसला ना देखें, ये देखें कि मौजूदा हुकूमत जो है किसी भी इदारे में इस्लाहात करने में नाकाम रही है। और जो बातें थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए आज सरकारी मुलाजिम ये कह रहा था कि हम तनख्वाह नहीं अपनी कहते बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह यही रहने दो, हमें सिर्फ एक कार्ड दे दो, हम उस कार्ड के मुताबिक अपनी जो घर की एवरेज ज़रूरियात है उनको पूरा कर लें। ये कितनी जेन्युइन बात है। तो प्राइम मिनिस्टर जो इतनी बातें करते हैं, उन्होंने ये सोच के अपनी टीम के साथ बैठे हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जो अंदर से लोग हैं, और जिन पर वो बहुत दावे करते हैं, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर अपने ज़ात के करिश्मे से बाहर नहीं आ रहे। उनको सिर्फ एक ही है, ये मैं समझता हूँ कि
کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میرا ایک حسن ہے، میری ایک شہرت ہے، میری اس سے نکلنے کے لوگوں کو حسن اور شہرت سے زیادہ ان کا پیٹ ہے، ان کی ورکنگ ہے، ان کی فیملی ہے، ان کی بیسک نیڈز ہیں. تو آپ اداروں میں اصلاحات کریں. ہر ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. 2.5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور آپ نے ابھی تک کسی ادارے میں بھی کچھ نہیں کیا، کوئی آپ نے ڈیزرو اس میں ڈلیور نہیں کیا. تو آپ اب یہ کہیں کہ جو اگر ملازمین ہیں تو ملازمین تو ظاہر نون لیگ کے بھی ہیں. اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے تھے ابھی رئیس صاحب کہہ رہے تھے بھی اس میں کچھ نون لیگ کے عناصر بھی ہیں، تو اس میں یقیناً زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، کیونکہ سارے سرکاری ملازمین مختلف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو لائٹ نہیں ہونا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ شہر اقتدار میں اتنا شور مچا ہوا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے اور ان کو گھر بیٹھ کر وہ دھواں نظر نہیں آ رہا. بڑی خطرناک بات ہے. بالکل صاحب اس میں کچھ آپ نے ایڈ کرنا تھا لیکن شارٹ ایڈ کیجیے گا. میں نے سینٹ الیکشن پہ میں سمجھتا ہوں وہ مجھے یہ بات پہلے کر لینے دیں کہ دیکھیے ملک ظہیر عباس فخر صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نون لیگ کے دور کے اندر جو ہے مزدور کی جو مزدوری تھی وہ 600 روپیہ تھی اور آج مزدور کی مزدوری جو ہے وہ 1400 روپیہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو 800 روپیہ بڑھا ہے یہ بوجھ کس کے اوپر پڑا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اوپر پڑا ہے جو کہ غریب آدمی ہے جو اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بجٹ کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے. آپ بات کریں 800 روپیہ کیا وفاقی حکومت یہ دے رہی ہے؟ آپ اپنے ملازمین کو وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو آپ کی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان دو جو بجٹ پیش کیے ہیں ان کے اندر کتنی تنخواہ بڑھائی ہے؟ تو جواب ملے گا 0.0. تو آپ نے تو ایک پیسہ بھی نہیں بڑھایا. اگر یہ بوجھ بھی پڑا ہے تو اس باقی ملازم کے اوپر پڑا ہے، صوبائی ملازم کے اوپر پڑا ہے یہ 800 روپے کا جو گھر اپنا تعمیر کرنا چاہتا ہے. تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا کو خوف کرے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آج آٹے کا، چینی کا، گھی کا اور بجلی کا اگر ساری چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کریں تو میں وہی بات کے اوپر آؤں گا کہ 500 سے لے کر 5000 سے لے کر 7000 روپیہ کم سے کم جو ہے وہ ایک عام آدمی جو درجہ اول کا ملازم ہے اس کے اوپر تو فرق پڑ گیا ہے. تو یہ وہ پیسے کہاں سے لے کر آئے گا اپنے بچوں کی میڈیسن لینے کے لیے، پڑھانے کے لیے؟ تو پھر کیا کرے گا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ تو آپ کو چہرہ دکھا رہی ہے آپ کی حکومت کا کہ کرپشن جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئے. تو کرپشن کیسے بڑھی؟ کرپشن اسی لیے، بالکل فیاض صاحب نے صحیح کہا کہ آپ محکموں کے اندر کوئی اصلاحات جو ہے وہ نہیں لا سکے. آپ کہتے تھے ہم جو ہے وہ اسٹیل مل کو ٹھیک کریں گے، آپ نے ان کے ملازمین کو بے روزگار کر دیا. آپ کہتے تھے ہم پی آئی اے ٹھیک کریں گے، آپ نے دنیا کے بیشتر ممالک میں پی آئی اے کو بند کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جذبات میں کیوں آتے؟ جب ایک غریب آدمی کی، ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے تو پھر درد جو ہے وہ زبان کے اوپر آتا ہے. تو ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ جو ظہیر صاحب ہیں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے اسٹیل مل اور یہ وابڈا اور یہ بجلی کی قیمتیں، دیکھیں یہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ یہ ان کی حکومتوں نے کی ہیں اور ان کو کس نے کہا تھا کہ اتنے مہنگے ریٹ پر یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے موٹر پہ بھی گروی رکھتے ہیں اور اس پر سن لیں، اس پر یہ انہوں نے جو بھی ان کے تو ہم یہ جو غلط کام کیے ہیں، جو انہوں نے اتنی مہنگائی کی وجہ یہ بنے ہیں اس کو تو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور اسی چیزوں کو ہم نے نیچے لے کے آئے ہیں. دوبارہ ان کے ساتھ نیگوسیشنس کی ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ جو ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو مطلب اس میں جو ایک ایگریمنٹ اس میں تو پینلٹی اور اس میں جو انٹرسٹ تھا وہی واپس کیا جو غیر ملکی کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ یہ سورس ہیں، یہ وجہ ہے مہنگائی کی جو ان کی حکومت نے غلط قسم کے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے، ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے تھے. ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہم ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اور اس قیمت میں ملک چل پڑا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں 2021 کے گزرنے کے بعد ان کی ساری باتیں جو ہیں جو ان کی خود سے یہ جنریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ فیکٹس کو جو ہے نا وہ بالکل فاسٹ طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں. ملک جو ہے وہ الحمدللہ اس کی اکانومی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے مجھے سینٹ اور اس میں عمر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا یہاں پہ. دیکھیں دلال کے ہاتھوں سے بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ کس نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے ہاسپٹل کو اگلے 10 سال تک ٹھیک نہیں کریں گے؟
ये किसने वादा किया था कि हम अपने स्कूलों को बेहतर नहीं बताएंगे? ये किसने वादा किया था कि हम अपने शहरों की सफाई करेंगे? मियां नवाज शरीफ वादा करते, किसने मना किया इनको कि आज स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, अस्पतालों में बुरी से बुरी होती जा रही है? ये कौन सी परेशानी की बात है? अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात दिए हैं, पास कंट्रोल है। सुबह पंजाब में आप देखें वज़ीर सेहत है, सुबह पंजाब में वज़ीर सेहत बैठी हुई हैं, तो सेहत के लिए क्यों नहीं इनकलाबी काम कर रही? सेहत के लोगों को जी जी होगी कंप्लीट बात आप? जी जी कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जो इस वक्त जो करिकुलम जो डिसाइड हुआ है उस पर जो हमारी जो हमारे पार्टी के जो शफकत महमूद साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने जो एक पूरे गरीब और अमीर के लिए जो एक हमारा वादा था इलेक्शन में जाने से पहले इमरान खान साहब का, कि हम यहाँ पर हर के लिए एक करिकुलम बनाएंगे। यहाँ पर 3-3, 4-4 किस्म की जो हैं वो मुआशरे पैदा हो रहे थे आपके करिकुलम की वजह से, जो आपने राइट किया हुआ था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर वो सिस्टम आ रहा है जो जिससे ऐलान हो चुका है कि तमाम इदारों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नीम सरकारी हो, एक किस्म का करिकुलम होगा ताकि एक कौम पैदा हो। और उनके जो इदारे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी हमने इस चीज़ पर लेके आए, ऑन बोर्ड किया है कि जी वो फीसें जो हैं वो उनके साथ कम हो, प्लस उनके करिकुलम जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो गवर्नमेंट स्कूलों में भी वही करिकुलम होगा जिससे एक कौम पैदा होगी। मदरसे आपने अलहदा बनाए हुए हैं, उनके करिकुलम अलहदा है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका करिकुलम अलहदा है। जो मिडिल क्लास के हैं उनका अलहदा है, जो लोअर क्लास के उनका अलहदा है। आपने तो कौम को तो मुख्तलिफ 4 हिस्सों में आपने बटा हुआ है। हम तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिए कि 1 साल 2 साल और जो हमारी फार साइटेड जो हमारा विजन है उसके मुताबिक हम इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे, इस जहाँ पे बशिंदों को हम एक कौम बनाएंगे, यहाँ का गरीब भी जो है, उसका बच्चा भी जो है, उसको भी वही मौके मैसर होंगे और वो भी जो है वो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा ख्वाब देख सकेगा, जिससे तो आपकी हुकूमत ने तबाह कर दी है। अल्लाह करे ऐसा हो। इस पर जो है वो और दूसरी बात जो आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, शोबा सेहत की, उसमें देखें ये बात दुरुस्त है आपकी, और ये हमने बिल्कुल इस पर मैं देखें, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुआशरे को हम पॉजिटिव तौर पर देखना चाहते हैं। और सेहत के मामले में जो सेहत कार्ड जारी हुए हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। KPK में तमाम जो सेहत कार्ड जारी हुए, लेकिन हॉस्पिटल की बात आपकी ठीक है, हॉस्पिटल्स को हम इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं, वो भी हमारे एजेंडे में है, वो जल्दी होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन पर नाज़िम बात करेंगे, और सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त जारी है, और वीडियो सामने आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपनी ही पार्टी के कुछ ऐसे रुकन थे, अरकान थे, जिन्होंने जो है वो रिश्वत ली है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए में रिश्वत ली है। पहले उबैदुल्लाह मियार साहब ने जो है वो इसको माना कि मैंने जो है वो वाकई तौर पे जो है वो पैसे लिए थे, और जो है फिर कहते हैं जी परवेज़ खटक साहब के कहने पे पैसे लिए थे, फिर कहा गया ये पैसे जो है वो तरक्याती कामों के लिए थे। और अब तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि हमने जिन अरकान का नाम उसके अंदर आया है, जिन्होंने रिश्वत ली है, जो वीडियोस में मौजूद हैं, उनसे जो है वो ओहदे ले लिए हैं उनके। हर बार यही होता है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों के नाम आते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो पहले से ही प्लान होता है कि अब इन्होंने ओहदे से हटा देना है, कुछ अरसे बाद जो है वो किसी और वजारत की शक्ल में जो है वो उनको कोई वजारत दे दी जाएगी। क्या साहब मामला आपके सामने है, वीडियोज़ लीक हुई, और जो है वो पैसे थोड़े पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे। और बातें ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की सीट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, 50 से 60 करोड़ रुपए की सीट होती है। सर ये तो अगर ओपन बैलेट भी करा लें और ओपन बैलेट ना भी कराएं, सीटें तो बिकनी है। जिस तरह का माहौल क्रिएट होया हुआ है यहाँ पे। उम्र हम बड़ी बचपन से ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जाएगी, तो इनमें कोई रूल्स नहीं होते। लेकिन आज जो डिजिटल दौर है उसमें मोहब्बत के भी रूल्स आ गए हैं और जंग के भी रूल्स आ गए हैं, लेकिन जो हमारी सियासत है ना, इसका कोई रोल नहीं, कोई समझ आती है, अजीब तमाशा लगा हुआ है, ठीक है। और आप देखते हैं कि जो अभी ये छोटा छोड़ा गया, ये अभी जो वीडियो पेश की गई है, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों पेश की गई, पहले क्यों नहीं पेश की गई। इतना संगीन मामला 2.5 साल तक जिन लोगों ने छिपा कर रखा, मैं समझता हूँ कि आज जिन लोगों ने ये पैसे लिए उनको नहीं पकड़ना चाहिए, जिन्होंने ये वीडियो टेप छुपा कर रखी थी उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी। एक तो उन्होंने पैसे दिए कि हम सियासत, एक तो हम अदालत में पेश करेंगे जी, एक तो उन्होंने वोट लिए और फिर उन्होंने वोट लेने के बाद उनको रिकॉर्ड कर लिया कि हम किसी भरपूर सियासी मौके से फ़ायदा उठाएंगे, यानी वो दोहरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पैसे लेने वालों से ज़्यादा मुजरम वो हैं जिन्होंने ये चीज़ रिकॉर्ड की
اس وقت بھی فائدہ اٹھایا, سینیٹر بھی بن گئے, اور آج وہ سیاسی طور پر بھی حکومت کو یا کسی بھی پارٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کورٹ کو یہ پوائنٹ لکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کیسے الیکشن. جی سر, آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کیجیے, معاملہ جو ہے وہ انتہائی سنگین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو مسکرا رہا تھا جب آپ نے سینٹ کا نام لیا کہ ویڈیو کا تذکرہ کیا. ابھی یہ تو پوری حکومت جو ہے وہ ویڈیو اسکینڈل کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. جب انہوں نے اپوزیشن کے کسی فرد کے خلاف فیصلہ لینا ہوتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ جج کو جو ہے وہ بدلا دیا جاتا ہے. تو ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ اس حکومت کے اندر عام ہے. کئی لوگوں کے, اب میں نام لینا مناسب نہیں ہے کہ کن کن لوگوں کی ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس موقع پر, اور بھائی اس موقع کے اوپر وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جب کیس لگا ہوا ہے, اس کی سنوائی ہے کل, تو وہ اس موقع کے اوپر ہی وہ جاری کرنا چاہتے تھے. مگر سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا وزیر قانون جو ہے کے پی کے کا وہ خود سے موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ محکمہ کا جو سودا ہوا ہے اس کی جگہ کون سی تھی, پلیس کون سی تھی, بتائیں نا آپ, پلیس کون سی. سر بتائیے گا پلیس اس کی میں بتا دوں اگر نہیں پتا. جگہ پوچھ رہے ہیں جی, پلیس کون سی جہاں یہ محکمہ ہوا ہے. میں میری بات سنیں, وحید گل صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ انتہائی بری چیز ہے. اور اسی طرح جس طرح شہباز شریف صاحب کی اور جسٹس قیوم صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی, وہ بھی ہاں تو پھر ڈیلی میل کے اوپر بات کر لیں, ڈیلی میل کے اوپر بات کر لیں. شہباز شریف صاحب کا نام آپ لے رہے ہیں اور ڈیلی میل کا فیصلہ بھی کل ہی آیا ہے. وحید گل صاحب ٹیلیفون لائن پہ بات سمجھ نہیں آئی. بات سنیں, دیکھیں عمران خان صاحب نے پہلے بھی اپنے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا پچھلے الیکشن میں, اب پھر انہوں نے وزیر قانون کو ہٹایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کی جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں وہ تو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. وہ تو ججوں کو خریدنے کی بات ہوتی ہے, وہ تو فیصلے سناتے ہیں چیف ایگزیکٹو بن کے کہ فلان جج کو فون کیا, یہ کر دو, اس کو جو ہے وہ اتنی سزا دے دو. لیکن یہ چیز اوور آل جو سوسائٹی کو یہ ڈیمورلائز کرتی ہیں چیزیں, اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ جو جس نے ریکارڈنگ کی ہے بیسیکلی یہ جگہ پوچھ رہے ہیں کہاں پہ ہوا تھا محکمہ, کیا چیز وہ پوچھ رہے ہیں کہ محکمہ کہاں پہ ہوا تھا, نوٹوں کے ڈھیر کہاں لگے تھے, جن کو کتابیں کہہ رہے ہو کس چیز کا محکمہ تو یہ کرتے ہیں, یہ یہ کرتے ہیں. دیکھیں بات اس بارے میں بڑے کریں گے, چاہے ان کا اتنے کیمرے ہوتے ہیں, اتنی تلاشی ہوتی ہے, اتنا نوٹ چلا کیسے گیا اسپیکر ہو. اس بات پر تو آپ وحید گل صاحب, یہ تو آپ بالکل اس قوم سمجھتی ہے. عمران خان چاہے ان کا بہت قریبی بھی کیوں نہ ہو, وہ اگر وہ اس نے کرپشن کی ہے, اس نے ڈس آنیسٹی کی ہے, اس نے پاسداری نہیں کی, اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں. اس کو پہلے بھی انہوں نے 20 اپنے ایم پی ایس کو نکالا, حالانکہ اس وقت کو چھیڑیں گے نہیں. ابھی بھی وزیر قانون کو چھیڑیں گے نہیں. آٹا کمیشن آپ نے مقرر کیا, اچھا میرا سوال لے جن کے خلاف رپورٹ آئی ان کو کیوں نہیں چھیڑتے صاحب. میرا سوال لے لیں. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی کافی سارے پیسے بنائے ہیں, وہ آپ کے اتحادی ہیں, انہوں نے بھی کافی سارا پیسہ بنایا ہے سینٹ کی سیٹ کے اوپر. وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں. وحید گل صاحب آپ سے دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے بلاؤ, تم میں جرت ہے تو یہ اداروں کے اوپر عدم اعتماد ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آپ کو کہ تمہارے اندر جرت ہے, تم کون ہوتے ہو احتساب کرنے والے, کون ہوتے ہو تم. اس لیے وہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے معتبر, اگر کسی اداروں کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ ایک مشکل کی گھڑی ہوتی ہے اس ملک کے لیے. تو لیکن ہو رہی ہے نا آج اس طرح کی چیزیں کئی سامنے آئی ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک کیس گیا ہے باہر کے ملک کے اندر, ڈیلی میل کے اوپر کیس کیا شہباز شریف صاحب نے, رزلٹ آ گیا نا, ان کے اپنے بندے کے خلاف جو وہاں کا شہری تھا اس کے خلاف فیصلہ کورٹ نے دے دیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جو یہاں پر شہزاد اکبر صاحب کے کہنے کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا. جواب لینے دے. کھوکر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن سے قبل
तरक्याती फंड्स का अजरा आप क्या समझते हैं? ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में ही आता है कि सेनेट इलेक्शन एक जगह हो रहे हैं, आप लोग तरक्याती फंड्स का इजरा कर रहे हैं। पहले कहाँ थे आप लोग? पहले क्यों नहीं याद आया? देखिए, जब तक बलदियाती इलेक्शन नहीं होते, ये तरक्याती फंड जो है मुल्क की ज़रूरत है। यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए और जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो वो नागजीर होती है। और इसमें इंशाअल्लाह इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। जब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, जब डेवलपमेंट फंड जो है लोकल गवर्नमेंट को मिलेंगे, तो ये जो प्रेशर होता है MPA का, ज़ाहिर है उन्होंने अपने हल्कों में काम करवाने होते हैं, उन्होंने लोगों को जो है ये तमाम पार्लिमानी लोग इस चीज़ को समझते हैं। और ये जो ही ये बलदियाती इंतखाब हो जाते हैं और जो बलदियाती लोग आ जाते हैं, तो फिर ये डेवोल्यूशन प्लान के तहत इनको ये फंड जारी किए। तो फयाज साहब से पूछ लेते हैं, फयाज साहब आप क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन से कबल जो है वो तरक्याती फंड का अजरा किया जा रहा है, और यही वो पाकिस्तान तरीके से आपकी हुकूमत है जिसके अपने ही वजीर कहते हैं कि सूबों के अंदर जो है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते तरक्याती फंड। 30% तरक्याती फंड जो है वो सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, 70% जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं और समझ नहीं आ रही लगाने किधर है, प्लानिंग नहीं है। तो मजीद तरक्याती फंड्स का अजरा आप क्या समझते हैं? दाल में कुछ काला लगा है इलेक्शन के बदले। हमारी जो बुनियादी बात है हमारी सियासत में, वो ये है कि हम उस सियासी कल्चर पर नहीं पहुँचते जहाँ बर्दाश्त हो, बुर्दबारी हो और एक दूसरे की बात को सही रास्ते से देखा जाए। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे की 2 गलतियों के बारे में आगाह करते हैं। ये नहीं कहते कि ये हमारी हुकूमत गलत कर रही है या उसने ये गलत किया है। हम जितनी भी अपनी कमजोरियाँ हैं, जैसे PTI की हुकूमत जो आई है, ये वादा करके आई थी कि हम एक ऐसा सिस्टम देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना देंगे। अब वो सिस्टम अगर नहीं बन रहा उसको, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ये गलती की थी? पीपल्स पार्टी दिन रात उनकी गलतियाँ गिनवा रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप तस्लीम करें जनाब, ये थोड़ी सी हमसे गलती हो रही है, ये हमारी गलती है। ये मियाँ साहब की गलतियों को गिनवाने से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आप अपनी मर्जी, अपनी ज़रूरत पड़े। यही इमरान खान को मैं देखता था जब पार्टी फंड पहले किसी दौर में हुकूमतें जारी करती, तो ये बड़े बड़े जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे। लेकिन ये अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, अपने लोगों को दिया जा रहा है और क़यामत आ गया है। आज वही काम हुआ है, वही गलत काम किया है, तो बिल्कुल तुम दबा कर बैठ गए। देखें, आप इमरान खान कहते हैं ना कि हमने बहुत अच्छा किया, पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट दें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुलाजमीन के लिए काम किया है। पीपल्स पार्टी ने आज भी सिंध में पिछले दो बजट में दोनों मरतबा 10% तनख्वाह बढ़ाई है। पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन को रेगुलेट किया है और पीपल्स पार्टी ने जितनी भी, आप पीपल्स पार्टी का अगर मैथमेटिकल देखें तो पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजमीन के पर्क्स और उनकी तनख्वाहें सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। तो उसको नहीं देखते, उससे मुकाबला करें इमरान खान साहब, सिर्फ उनकी जो बुरी बातों को लेकर उससे मुकाबला करते हैं। आप उनसे मुकाबला करें कि हम उससे ज़्यादा बेहतर मुलाजमीन के साथ काम करेंगे। ये देखें, इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में देख लें, वही तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये हमेशा मियाँ साहब पर ये एलिगेशन लगाते थे कि जी वो वीडियो इस्तेमाल करते हैं, वो इश्तिहार इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी इन्होंने ये स्कूल छोड़ा है, इसकी कोई ज़रूरत थी कि बुनियादी तौर पर ये गोल साहब ने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर जो केस चल रहा है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करने, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश है कि देखें जी ये हो रहा है, लिहाजा फैसला जो है वो ओपन बैलेंस के हाथ में दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फयाज साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने से पहले ये सियासी बातें तो चलती रहेंगी, करंट अफेयर के टॉपिक तो चलते रहेंगे, लेकिन खुशाइन बात ये है कि क्रिकेट वापस लौटी है और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप भी किया साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। और खुशाइन नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे कि क्रिकेट के मैदान आबाद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और काफ़ी अहसन तरीके से जो है वो मैचेस भी कंडक्ट हुए। कराची में भी काफ़ी अहसन तरीके से मैच कंडक्ट हुए हैं और जो है उसके बाद जो है पिंडी में भी काफ़ी अहसन तरीके से मैच कंडक्ट हुए हैं। लाहौर में मैच होने की खास बात ये है कि 20% क्राउड भी जो है वो इस वक्त जो है वो मैदान में लाया जाएगा। 11 तारीख को पहला मैच है। फयाज साहब कैसा समझते हैं, मैदान आपके फिर से आबाद हो रहे हैं, लोग भी यहाँ पर आकर दोबारा से कोविड के बाद जो है वो मैच देखेंगे, कैसा इक़दाम समझते हैं? 20% दबाव थोड़ी है लेकिन जो है वो फिर भी एक काफ़ी खुशहाल बात है। और मैंने स्पोर्ट्स की बहुत रिपोर्टिंग किया और ये आपको जानता है जब श्रीलंका किसी पे हमला हुआ था तो उसके बाद यहाँ से क्रिकेट बिल्कुल रूट थी। फिर चाचा बशीर होते थे, कदाफी स्टेडियम के ग्राउंड मैन होते थे, बड़े मशहूर बाबा जी। तो एक दिन मुझे मिले तो कहते हैं यार मैं क्या हाल है? कहते यार बुरे हालात की वजह से। क्या हुआ? तनख्वाह नहीं मिल रही। कहते यार तनख्वाह तो मिल रही है, ग्राउंड खाली देखता हूँ तो दिल को तकलीफ हो गई।
दिल ताज़ा लगता है कि इस तरह लोगों की क्रिकेट से मोहब्बत है, इस तरह होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में जिस तरह ये कोरोना आ गया, कोरोना का भी एहसास हुआ है, तो आज मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट जिस तरह के खिलाफ है वो जिस तरह खेला जा रहा है, और लकीली हमारी टीम ने स्वीप भी किया और बड़ी देर बाद इतना अच्छा जीती है और अच्छे खिलाड़ी जीते हैं, तो ये रौनकें हमारी जो हैं वो दुगना हो गई हैं। एक तो यह है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, फिर आपको पता है कि जनूबी अफ्रीका एक बड़ी टीम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और वहीदपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी जज्बात के साथ आपने एग्रेशन के साथ अवामी नुमाइंदे की हैसियत से जवाब भी दिए। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फयाज बराइश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नाज़िल आपसे ये गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, WHO की जानिब से जो SOPs आपको बताए हैं उन पर अमल दरामद कीजिए। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आई हुई है, आपने मैच भी देखने जाना है, तो SOPs का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो है वो सेहत आपकी सबसे ऊपर है। मुझे इजाज़त दीजिए, समाप्त लेकर आपकी खिदमत में 12 हाज़िर होंगे। अल्लाह।